हमारी रोशनी 1983 में सूर्य ग्रहण के चपेट में आकर के चली गई थी। उस समय जब रोशनी गई थी अचानक, उस समय ऐसा लगता था कि जैसे पैर बढ़ाओ तो किसी खाई में जा रहा। माँ बाप चाहते भी नहीं थे पढ़ाना। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने आगे की पढ़ाई की। जब नौकरी लग जाती है तो परिवार में ये लोग सोचने लगते हैं कि नौकरी लग गई है, अब इनका इनकम का स्रोत बन गया है, तो इनकी शादी ब्याह ना हो। उनको एटीएम के रूप में यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें तो लगा हमारा अंत आ गया है। जो बात को दृष्टिहीन होते हैं, 20 साल 30 साल की उम्र में होते हैं, ऐसे लड़के लड़कियों के लिए ज़्यादा परेशानी बनती है। आरक्षण भी दे सकते हैं, इसकी मांग हम लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ हो नहीं पाया है। हम लोग चाहे PhD किए हों, लेकिन हमारे पास कोई ट्यूशन के लिए नहीं आएगा। दृष्टिबाधित व्यक्ति है, उसको शादी कैसे व्यक्ति से करना चाहिए? केवल दिव्यांग कह देने मात्र से नहीं कुछ होगा। कम से कम विकलांग आयोग में जो अधिकारी है वो निश्चित रूप से विकलांग होना ही चाहिए। जो काम आप बता रहे हो वो आँखों का नहीं है, वो दिमाग का है। मैं मनीष कुमार, लोकमंच से। मैं अभी RK आश्रम के पास खड़ा हूँ और हमारे साथ दो हमारे साथी जुड़ रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? सुधांशु कुमार मंडल। सुधांशु कुमार मंडल। सर, और आप? मेरा नाम काशीनाथ। काशीनाथ। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं सर? हम लोग रहने वाले स्टेट बिहार डिस्ट्रिक्ट मुंगेर के हैं और पिछले 1997 से यहीं रह रहे हैं। अपना मकान उकान सब कुछ है। ये बगल में अंध विद्यालय, वहीं पर टीचर है। अंध विद्यालय में आप टीचर हैं? हाँ जी, SST टीचर। और आप सर? मैं भी 1995 से यहीं पे हूँ, पढ़ाई लिखाई करके। अभी सितंबर 2023 से यहीं पर टीचिंग कर रहा हूँ। मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। आप संस्कृत के टीचर हैं? जी। ये हमारे दो साथी, एक बिहार मुंगेर से हैं और एक यूपी बनारस के रहने वाले हैं। और ये यहाँ पे एक अंध विद्यालय है, यानी ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पे ये एक टीचर हैं। और एक और जो हमारे साथी हैं जो वाराणसी से न रहने वाले हैं। आप भी क्या हैं सर? टीचर हैं? जी जी, संस्कृत का अध्यापक हूँ। संस्कृत का टीचर। सर, आप लोगों का जो आँखें हैं आप नहीं देख सकते हैं, ये राइट है? जी सही है जी। ये क्या आपका जो ये रोशनी है ये कब गया था? सर। हमारी रोशनी 1983 में सूर्य ग्रहण के चपेट में आकर के चली गई थी। सूर्य ग्रहण के चपेट में आने के कारण आपकी आंखों की रोशनी चली गई। और आपका सर? हमारे जी ऐसी फीवर था, दवाइयाँ रिएक्शन कर गई, इससे सूजन हो गया शरीर में, आँखों में भी सूजन हो गया। फिर दवाइयाँ करी गई, सिकाई किया गया, नसें फट गई, जिससे कि नसें। अच्छा, नसें तो फट गई। ये मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों का जो है, आप न देखने की जो एबिलिटी है वो जन्मजात नहीं है, ये जन्म के बाद। जी, आप तो बिल्कुल जन्म के बाद है। जन्म के बाद में। जी जी। सर, कितना संघर्षपूर्ण रहा जीवन आप लोगों का? देखिए, मैं तो लगभग 7 वर्ष में ही हो गया था। 77 का जन्म था तो 83 में हो गया, 6 से 7 वर्ष के बीच में। तो जो है कोई खास उसमें दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उस समय जब रोशनी गई थी अचानक, उस समय ऐसा लगता था कि जैसे पैर बढ़ाओ तो किसी खाई में जा रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे अभ्यस्त हो गया और माँ बाप चाहते भी नहीं थे पढ़ाना, चूँकि दूर भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं खुद जिद करके कोशिश किया तो फिर भागलपुर ब्लाइंड स्कूल जो हमारे पास नियर है मुंगेर के, वहाँ एडमिशन कराया। वहाँ से ब्रेल सीखने के तत्पश्चात मैं हरिद्वार गया, हरिद्वार से लखनऊ गया। लखनऊ के बाद फिर सेवा कुटीर स्थित किंजवे कैंप में एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद जो है B.Ed इंदौर से किया। उसके बाद यहाँ पर टीचर है। यानी आपने काफ़ी संघर्ष किया अपने जीवन में। आपके कथनानुसार तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया। क्या इसी प्रकार का संघर्ष का सामना आपको भी करना पड़ा? 7 वर्ष की उम्र में मैं भी विद्यालय ज्वाइन कर चुका था। दुर्गा कुंड वाराणसी में है। वहाँ से ब्रेल सीखने के बाद 8वीं पास किया। 1995 से मैं यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल GTV नगर में है, वहाँ से हाई स्कूल इंटर BA करके हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने आगे की पढ़ाई की। और बीच में मैं समाज सेवा करता रहा। बाकी अभी सितंबर 2023 से यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ। ये जो जिस प्रकार से आपकी आंखें नहीं है, क्या समाज में कभी अवहेलना की सामना करना पड़ा है? कभी आपको किसी ने अवहेलना किया है? ऐसा कोई कड़ा अनुभव है आपका? देखिए, समाज में ब्लाइंड को लेकर के देखिए अवहेलना तो शुरू से होता है। पहली बात तो पारिवारिक हमें झेलना पड़ता है परिवार में। हालांकि मेरे साथ ये नहीं रहा, लेकिन बाकी जो अन्य ब्लाइंड है परिवार में होता है, उनके पास पैसा धन तो अन्य बच्चों को तो लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दृष्टि बाधा होने के कारण लोग ये मान लेते हैं कि ये भविष्य में कुछ कर नहीं सकता। तो आमतौर पर पारिवारिक रूप से पहले तो वही झेलना होता है। जैसे तैसे मेहनत करके सरकारी सुविधाओं के कारण या
समाज सेवी संस्थाओं के डोनेशन के थ्रू, जो जैसे हमारा ये विद्यालय डोनेशन पर चल रहा है, उन संस्थानों के थ्रू जो प्रयास होता है उसके बावजूद करते हैं। फिर समस्या आती है कि जब नौकरी लग जाती है तो परिवार में ये लोग सोचने लगते हैं कि नौकरी लग गई है, अब इनका इनकम का स्रोत बन गया है, तो इनकी शादी ब्याह ना हो, इस तरह भी प्रयास होता है आमतौर पर समाज में। लेकिन अब उससे भी ब्लाइंड जैसे तैसे लड़ जुड़ के सब कुछ करता है। अभी हमारी मैरिज है, मेरी मिसेज भी ब्लाइंड है, हमारी तरह ही है, वो बांदा से बिलोंग करते, वो भी पढ़ी लिखी है, 3 बच्चे हैं मेरे पास। बाकी अब कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर पर प्रारंभिक स्थितियों में दिक्कत होता है, उसका सामना हमें करना पड़ता है। और समाज में तो इस तरह की सोच है ही कि दृष्टि यदि चली गई तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दृष्टि ना होने के बाद भी संघर्ष करके हम लोग जहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अब परिवार चलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चे हमारे तीनों देखने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है। सार्वजनिक प्लेस पे किन समस्याओं का सामना करते हैं आप? देखिए, सार्वजनिक प्लेस पर तो कोई आज पहले समस्याएं थी ज़्यादा, अब जब से मोदी जी की सरकार है तो उसमें काफ़ी सारी, जैसे टेक्टाइल बना देना, और भी जो सार्वजनिक भवन है वहाँ पर काफ़ी सुविधा, ब्रेल लिपि में आजकल आप देख सकते हैं ट्रेनों में जगह जगह जो चौराहा है ब्रेल दे रहे हैं। तो अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन ये दिल्ली में तो सुधार इस तरह का, लेकिन अन्य राज्यों में अभी भी बहुत पिछड़ापन है, बहुत वो है, सुधार की आवश्यकता है। आपके नज़र में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आंखें नहीं हैं और वो उनका जीवन भी थोड़ा बहुत अभी कष्टपूर्ण है? ऐसे तो तमाम लोग हैं सर, जिनकी लंबी सूची है। रिसेंटली ब्लाइंड के साथ कुछ समस्या ज़्यादा होती है, बाकी जो है इस तरह तो बहुत लोग हैं जिनके पास समस्या है, 2 वक्त की रोटी भी खाने का नहीं है, इस तरह बहुत ब्लाइंड साथी हैं, और भी विकलांग के लोग हैं। ऐसे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है, बल्कि आजीवन उनके लिए जो है ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। हम लोग की अपेक्षा ये समस्या उनके लिए अति गंभीर होती है। जो बात को दृष्टिहीन होते हैं, 20 साल 30 साल की उम्र में होते हैं, ऐसे लड़के लड़कियों के लिए ज़्यादा परेशानी बनती है। स्वाभाविक सी बात है भाई, उनके पास ये आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होने के बाद परिवार का रुख बदल जाता है, या बदला बदला सा लगता है, या फिर बदल जाता है पूरा परिवार का रूप निश्चित रूप से जब आर्थिक समृद्धि होता है, तो मैंने बताया कि आर्थिक समृद्धि होने के बाद तो पहली बात परिवार ये चाहते नहीं कि उनकी व्यक्तिगत कोई परिवार हो, लेकिन व्यक्ति जैसे तैसे उससे संघर्ष करके आगे बढ़ता है, तो उसमें भी उनको एटीएम के रूप में यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब परिवार से सहयोग उस तरह का नहीं मिलता है तो दृष्टिबाधित साथी भी कम नहीं होते हैं, फिर वो अपने हिसाब से उस तरह से परिवार को डील नहीं करते हैं। तो ये बात है। हमारे 2 मित्र हैं ऐसे जो टीजीटी हो चुके हैं, माँ बाप उनके लाख कोशिश के बाद भी अभी तक शादी नहीं कर रहे, कि पैसा जो हमें मिल रहा है वो सुख किसी और को मिलने लगेगा या हम उससे वंचित हो जाएंगे, ऐसा उनका सोचना है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, बड़ा मासूम सा है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है उसको शादी कैसे व्यक्ति से करना चाहिए? क्या दृष्टि से पूर्ण रूप से एलिजिबल व्यक्ति से करना चाहिए, या फिर दृष्टिबाधित से ही करना चाहिए? देखिए, सही रुको सही तो ये है कि जिनकी दृष्टि नहीं है, यदि उसको उसी तरह की लड़की मिलती है तो उसमें परस्परता का अनुभव होता है। आमतौर पर जो साइटेड लड़कियां हैं वो साइटेड शादी तो कर लेते हैं ब्लाइंड के साथ, एज ए प्रॉपर्टी के कारण मान लीजिए, या जॉब में आर्थिक संसाधनों के कारण, लेकिन जब इस तरह होता है तो वहाँ पर ज़्यादातर हमें अब तक जो अनुभव है वो यही रहा है कि वो एज ए एटीएम यूज करते हैं, क्योंकि मालकिन सब कुछ वो होता है। और जब ब्लाइंड साथी जब हमारे साथ होते, मतलब परिवार के रूप में ब्लाइंड पत्नी होती, तो हम लोग एक दूसरे के साथ जिस तरह परस्परता का अनुभव करते हैं उस तरह परस्परता का अनुभव साइटेड के साथ तो निश्चित रूप से नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास साइटेड मिसेज भी है और बहुत सारे हम जैसों के पास ब्लाइंड मिसेज भी है। तो मुझे लगता है कि ब्लाइंड के साथ शादी ज़्यादा सफल है। अपने जीवन का कोई ऐसा एक घटना मुझे बताइए कि जिससे आपको अपनी आंखें न होने पे काफ़ी दुख महसूस हुआ? नहीं हुआ जी, कई बार मैं एक बार था, कोई फरवरी 1993-94 की बात है, नजीबाबाद के रेलवे लाइन में मैं भटक गया था, उतर गया, अलग बॉगी चेंज हो रही थी, डिब्बे कट के दूसरे में जुड़ रहे थे, उस दौरान मुझे जानकारी नहीं थी, लाइनों में उतर गया और मैं जो है भटक गया। कोई वहाँ बताने वाला नहीं, रात को 1:30-2 बजे उस समय ये फील हुआ बहुत ज़्यादा कि थोड़ा बहुत भी समझ में आता दिखता रहता, तो मुझे आज किसी को जोड़ना नहीं पड़ता, किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, अपने आप सुरक्षा कर लेता। लेकिन फिर भी ईश्वर ने हमारा सहयोग किया और ऐसा अनुभव है कि जहाँ कोई नहीं होता वहाँ भगवान आपको पूरी तरह से मार्गदर्शन देते हैं, और वो हुआ भी उस समय कि हमें उनसे मार्गदर्शन मिला, हम अपने आप को सुरक्षित कर पाए। नहीं तो लग नहीं रहा था कि हम
जीवन मतलब हमारा सुरक्षित रह पाएगा। हमें तो लगा हमारा अंत आ गया है। दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती थी, हमें पता नहीं चलता था कौन सी लाइन पे हम कभी इधर जाते थे कभी उधर जाते थे। उस समय ये महसूस हुआ कि हाँ मतलब आँखें होती तो हम आज अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रख पाते। मुझे यह जानने में खुशी होगी कि आप बिहार से हैं हाँ जी। और बिहार में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयों पे चर्चा आम होती है। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए ये कितना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दे कितना महत्व रखता है? देखिए, आर्थिक सामाजिक मुद्दे जो है बिहार में निश्चित रूप से बिहार के जो दृष्टिबाधित साथी हैं बाहर में अन्य जगह, उन्होंने काफ़ी विकास किया। जो बिहार में स्थिति है वो ठीक सा नहीं है। वहाँ की बिहार की जो व्यवस्था है प्रशासनिक रूप से, या आरक्षण भी मान लीजिए, आरक्षण भी उस तरह जो नौकरियों में है उसमें भी अभी मुझे सही से नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हमारा राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ जो है निरंतर प्रयास कर रहा है, फिर भी अभी वहाँ के लोग इस तरह का वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल पा रहा है। राजनीति में कितना सक्रिय होते हैं आप लोग? राजनीति में तो देखिए हमारा कोई वैसा वोट ही हम लोग देते हैं, कोई हमारा कोई इस तरह का पद जो है चिन्हित नहीं किया गया, कोई आरक्षण इस तरह का नहीं किया। हम जब तक हमें इस तरह कोई आरक्षण नहीं मिलेगा कि हम राजनीति में भाग ले सकें, वो कर सकें, तब तक तो ये निश्चित से दुर्लभ है कि सिर्फ अभी तक हम लोग एक मतदाता के रूप में वोट ही देते हैं। आरक्षण इस तरह का नहीं है कि कोई जैसे नौकरियों में 3% का आरक्षण है, इस तरह के जैसे महिलाओं का आरक्षण है चुनाव में, इस तरह से निश्चित रूप से विकलांग का भी होना चाहिए। या फिर दो जैसे एंग्लो इंडियन को आप देते हैं उस तरह से कुछ हमारे प्रतिनिधि को दें। इस तरह की मांग हमारे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के थ्रू हमेशा लंबे समय से रही है, किंतु अभी इस दिशा में कुछ हो नहीं पाया है। राजनीतिक तौर पे क्या आपको लगता है कि जो दृष्टिबाधित भाई हैं, साथी हैं, क्या उनका स्वीकार्यता समाज में नहीं है? हाँ जी, नहीं है, नहीं है, अभी नहीं है निश्चित रूप से। खुले तौर पे नहीं है। इसमें सरकार की भी उदासीनता है कि वो इस तरह से प्रतिनिधित्व तो देना नहीं चाहती है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप अभी राम मंदिर के विषय में देखिए, स्वामी भद्राचार्य जी ने कितने 400 कितने उदाहरण दिए थे। SK रोंगटा जी जो हमारे वकील हैं, इसमें राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव हैं पिछले 40-42 सालों से, तो एक लंबा अनुभव है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। तो ऐसे लोग हम प्रतिनिधित्व के लिए एज आरक्षण भी दे सकते हैं। इसकी मांग हम लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ हो नहीं पाया है, ये बात है। मैं जानना चाहूँगा कि ये आर्थिक रूप से तो सक्षम मान रहे हैं, सामाजिक रूप से कितना सक्षम मानते हैं? देखिए, समाज में जो पहले प्रचलन था कि ये कोई भी विकलांग हो गया या कोई भी दृष्टि बाधा से ग्रसित हो गया, तो पहले जो समाज में प्राचीन में जाइए तो उसमें सोच ये थी, उपेक्षा थी कि इनको दैविक दंड है। अब उसमें जरूर सुधार हुआ सरकारी प्रयासों से, या जो दृष्टिबाधित साथियों ने अलग अलग जगहों में, बैंकों में, आज देखिए दिल्ली के सभी बैंकों में सभी दृष्टिबाधित है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, तो उसके आधार से कुछ सुधार तो हुआ। लेकिन ग्रामीण इलाका में अभी फिर भी इसकी बहुत कमी है। या आप ये मान लीजिए, हम लोग चाहे PhD किए हों, लेकिन हमारे पास कोई ट्यूशन के लिए नहीं आएगा, है ना। तो इस तरह की उपेक्षा उन्हें, जबकि हम जो जनरल लोग पढ़ा रहे हैं उससे अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास उस तरह से नहीं आएंगे। इस तरह की चीज़ें हैं अभी भी, लेकिन इसकी जो है समाज के रूप से शहर में तो ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में फिर भी अभी उपेक्षा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर राजनीतिक तौर पे जो भी विकलांग हैं या दृष्टिबाधित है या अन्य किसी तौर पे विकलांग है, क्या उनको सीटों में आरक्षण दे दिया जाए तो ये कितना किस हद तक आपको प्रेरित करेगा? 100% प्रेरित करेगा। और दूसरी बात, आरक्षण यदि आप देंगे तो कम से कम आप उनकी एबिलिटी, उनकी योग्यता, आमतौर पर योग्यता तो आप जब लेक्चरर है, प्रोफेसर, तो आप उसमें भी देख रहे हैं, किंतु राजनीतिक रूप में देंगे तो जैसे हमारे बहुत सारे प्रसिद्ध लोग हैं, बहुत मतलब मशहूर है, राय हैं पश्चिम बंगाल से, वो आप हैं मतलब संसद के सदस्य हैं। तो इसी तरह से अगर हमारे 2, 4, 5 दृष्टिहीन हो जाते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं पार्लियामेंट में, तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी समस्याओं को सही से रख पाएंगे और उनका समाधान, यथोचित समाधान प्राप्त कर पाएंगे। जैसे सरकार ने यद्यपि विकलांग विधेयक ला दिया है ना, तो उसमें भी विकलांग विधेयक में आप देखिए, आप SC का कोई आयोग है, उसमें SC के लोग पदाधिकारी होते हैं। विकलांग विभाग है तो वहाँ पर पदाधिकारी कौन होना चाहिए? विकलांग निश्चित रूप से होना चाहिए, जो कि इस तरह से नहीं है। तो इन सब चीज़ों में सुधार की जरूरत है। विकलांग विधेयक केवल ला देने मात्र से संसद में विकलांगता की सारी वो
हो जाए खत्म, ऐसी नहीं है। जब तक आप जो है उनको प्रेरित नहीं करेंगे, जब तक आप उनको आरक्षित नहीं करेंगे, कम से कम विकलांग आयोग में जो अधिकारी हैं वो निश्चित रूप से विकलांग होना ही चाहिए, तभी उनकी वो हो सकती है। जैसे पिंचा साहब विकलांग थे, दृष्टिबाधित थे, उन्होंने दृष्टिबाधा के संदर्भ में बहुत कार्य किए, अन्य विकलांगों के संदर्भ में कार्य किए, क्योंकि वो खुद ही विकलांग थे। लेकिन इस तरह से होता नहीं आमतौर पर, बस वनली अभी तक यदि इस तरह का रिकॉर्ड है तो सिर्फ पिंचा साहब का। हमें इस बात की भी मांग है कि भाई जो इस तरह की संसद ने पास किया है विधेयक, तो उसमें जरूर जो है जिस तरह से अन्य आयोग में उन्हीं से संबंधित अधिकारी होते हैं, इस तरह विकलांग विधेयक में जो है विकलांग अधिकारी ही होने चाहिए। मानसिक रूप से अगर कोई विकलांग हो तो अपने आप को ऐसा समझ लेता है कि वो कहीं ना कहीं किसी कमी से जूझ रहा है, क्या यह सही है? हाँ, देखिए मानसिक रूप से विकलांगता के साथ ये समस्या है। यदि विकलांगताओं में यदि बात करें तो मानसिक रूप से जो है उनके साथ थोड़ा सी इस तरह की समस्या है, लेकिन उसमें भी प्रतिशत है ना, सेल्सियस की है। जो 70 से ऊपर का है उसके साथ ज़्यादा दिक्कत है, जो थोड़ा कम है 25 में है उसके साथ कम है। ये तो सारी विकलांगताओं के साथ इस तरह की है कि उसमें, लेकिन मानसिक के साथ थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो विकलांगता शब्द है ना, ये विकलांगता शब्द को दिव्यांग शब्द के रूप में परिभाषित किया गया है आज के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उसके द्वारा। आप दिव्यांग शब्द से कितना सहमत हैं? देखिए दिव्यांग शब्द, वही मैं तो यही बात पहले भी कहा ना कि विकलांग से है कि किसी अंग से हीन होना, दिव्यांग से आप विशेष अंग से वो हो गए। देखिए उससे केवल दिव्यांग कह देने मात्र से नहीं कुछ होगा। हमें दिव्यांगता के क्षेत्र में, हालांकि मोदी जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, ये सरकार ने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी लोग लगे भी हैं, लेकिन अभी भी आरक्षण की दिशा में मोदी सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। हमें निश्चित रूप से हमें आरक्षित देना चाहिए, कुछ वैसे देना चाहिए के लिए सही है। आभूषण के तौर पे दिव्यांग बोलना सिर्फ एक बिल्कुल बिल्कुल ये शोभनीय शब्द है। ये मतलब लोगों को आभूषण पहनाने वाली बात है बस। आभूषण जी हाँ। आपको लगता है मोदी जी आभूषण पहनाने में बहुत आगे हैं? ये नहीं कहेंगे, लेकिन इस शब्द के बारे में जरूर कहेंगे कि दिव्यांग शब्द सिर्फ सुशोभित होने से नहीं, उसके उनके अंदर जो है क्षमताओं का जो कुछ है उनका सही उपयोग ही किया जाए। जैसा आप भाई ने बताया कि हाँ, जहाँ जो जिस योग्य जो है उसको वो नियुक्ति दी जाए, उस लायक उसको मतलब काम दिया जाए, तब हमें समझ में आएगा कि आप हमें दिव्यांग समझ रहे हो। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ आंखें नहीं होने से, हमारे इतिहास में तो बहुत से ऐसे हम उदाहरण हैं जी जो जिनके पास आंखें नहीं है लेकिन वो उन्होंने इतिहास रचा है। बिल्कुल, सूरदास जी हैं, बिरजानंद जी हैं, अभी तत्काल यदि देखें तो भद्राचार्य जी है ना, एस.के. रुंगटा साहब हैं, लुई ब्रेल जी हुए हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि दृष्टिहीन होने के बाद भी समाज में उनका स्थान रहा है। और तो यदि इसलिए तो मेरा ये मांग है कि यदि इस तक नेतृत्व क्षमता में भी उनका प्रयोग किया जाए तो वो अच्छा कुछ करके दिखाएंगे। समाज के लोगों से आपका क्या ये अपील रहेगा? समाज के लोगों से बस सिर्फ इतना अपील है कि समाज में जो सोच है उसको आगे लाए। हालांकि उस सोच में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी भी वो यदि समाज में सभी लोग उनको सपोर्ट करें, जैसे चुनाव है या कुछ में सामाजिक रूप से सपोर्ट करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी आवश्यकता है कि समाज में थोड़ा हम लोगों से समाज को अच्छा खासा बल, सहयोग, सपोर्ट मिल सकता है। बस वही पारस्परिक सहयोग जो मिल रहा है ये निरंतरता बनाए रखे। तब किस तरह की उपयोगिता की बात कर रहे हैं आप किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? वही जैसे मतलब राजनीति में आपने कहा, या फिर अभी कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ पे हमें वही नहीं मिलती, बराबर की नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, बराबर का सम्मान या आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। वो चीज़ें अगर मिलती रहें तो हम लोग भी जो क्षमता है, जो कार्यकुशलता है, उससे समाज को नई दिशा दशा देने का काम कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से लोग ये बोलते हैं कि भाई ये तो देख नहीं सकता, ये कुछ नहीं कर सकता है, या फिर यह भी कहते हैं लोग कि भाई ये इसकी तो आंखें नहीं है, ये क्या हमें किस प्रकार से सेवा करेगा या हमारे राजनीतिक परिदृश्य को किस प्रकार से आगे बढ़ाएगा या हमारी किस प्रकार से मदद कर सकेगा, ये तो खुद नहीं देख सकता। ये तो देखिए, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो कार्य मानसिक है उसे लोग दृष्टि से जोड़ कर क्यों देख रहे हैं? मतलब ये चीज़ तो उनको दिखाना है, तभी जब अवसर हमें देंगे
तभी तो इस चीज़ को हम उनके हम समक्ष प्रदर्शित कर पाएंगे कि जो काम आप बता रहे हो वो आँखों का नहीं है, वो दिमाग का है। और दिमाग और अन्य शरीर के अंगों से हम सक्षम है, सिर्फ देख नहीं सकते। देखने के काम आप करिए हमारा, बाकी का मेरा काम देखिए। कार्यकुशलता क्षमता आपको समझ में आएगी कि हाँ, ना देखते हुए भी आपको क्या क्या कुछ हमसे सीखने को या सहयोग समाज को मिल रहा है। हमारे समाज में बहुत सी कहावतें हैं जो दिव्यांगों विकलांगों के ऊपर कही गई है। ये कहावत करने के पीछे या जिन्होंने भी यह कहावत की रचना की, उनका क्या मंशा रही होगी? देखिए, समाज में जब इस तरह की कहावतें या लोकोक्तियाँ जो भी चली, तो उस समय सोच ही ऐसी थी, जैसे अंधे की लकड़ी होना, इस तरह की कहावत है, अंधे के आँख में खो जाना, दीदा खोना, है ना। इस तरह की जो भी कहावत है वो उस समय की है, पुराने समय का। उस समय से और आज के समय में अंतर आया है, निश्चित रूप से आया है। और बाकी कहावतों तो कुछ नहीं हो, तो देखिए एक कहावतें बना दी गई, उसका कोई खास अर्थ नहीं निकलता। बाकी अब सोच है लोगों की, बस ये है। नहीं, कहावतों से लोगों का मानसिकता तय होती है, मैं इसीलिए पूछ रहा था। नहीं, देखिए, मानसिकता जिस समय वातावरण के अनुसार होता है ना कहावतें, लेकिन आज के डेट में इस तरह कहावतें नहीं बन रही। उस समय की कहावतें उस समय की थी कि उस समय कुछ कर नहीं पाते थे। आज जो है समय मिला, अवसर मिला है, तो समाज में सब कुछ कर पा रहे हैं। इसी तरह तो मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में अवसर भी मिले तो उसमें भी लोग अच्छा करके दिखा पाएंगे। राजनीतिक में अवसर मिलेगा तो आप लोग अच्छा करके दिखा पाएंगे। बिल्कुल। आप लोग चाहते हैं राजनीति में? बिल्कुल 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 चाहेंगे। अनुभव है, किया भी है, तो अवसर की चाह बिल्कुल है कि हाँ मिलेगा तो अच्छा करेंगे। आप ये देखते हैं ना कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का जो है महासचिव पिछले 40 साल से वो चला रहे हैं, 40-45 साल से। ये राजनीति का बिगुल कहाँ से मतलब शुरू होना चाहिए? ये हमारे इसका स्तर क्या होना चाहिए? क्या पंचायत स्तर होना चाहिए? छोटे स्तर से, हाँ जी, छोटे स्तर से शुरू छोटे करें। स्तर से हो। वैसे तो देखिए, आरक्षण शुरू से दें तो आपको लगता है ऊपर स्तर से दें तो ज़्यादा अच्छा। बाकी आरक्षण यदि सीट डिसाइड कर दे तो सभी स्तरों पर सही हो जाएगा, है ना। वो तो एक जब आदेश होगा तो एक स्तर में आएगा तो सब में वो मतलब चल शुरू हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है। जब आरक्षण मिले, जब छूट मिलेगी तो सब जगह लगभग लागू होगी। तो ये थे हमारे साथ साथी सुधांशु कुमार मंडल जी और काशी जी। ये एक हमारे बिहार से थे और एक साथी जो हैं यूपी वाराणसी से के रहने वाले हैं। ये दोनों यहाँ जॉब करते हैं और इन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी हमारे साथ साझा की। इसके लिए आप दोनों का हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपने यह सब कुछ जानने के लिए कोशिश किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के विषय समाज से अवगत हुए। तो यदि हमारा यह संवाद आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सब्जेक्ट पे यदि आपकी कोई राय हो तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।